Today our topic is RNA synthesis inhibitors. So these are the inhibitors which are basically inhibit the synthesis of RNA of microbes or microbial, ठीक है, any microbial infection किसी भी वजह से हो रहा हो तो वो जिस भी माइक्रोब की वजह से हो रहा है उस माइक्रोब को इनहिबिट करने के लिए उसकी RNA सिंथेसिस को इनहिबिट कर दिया जाता है टू स्टॉप इट्स ग्रोथ और टू स्टॉप इट्स division so that it cannot further infect the other cells or cannot grow, cannot infect into the other cells. So first of all the drug is रिफामाइसिन्स और रिफेम्पिन. इनको रिफामाइसिन्स भी कहते हैं, रिफेम्पिन भी कहते हैं. रिफेम्पिन, रिफाब्यूटिन एंड रिफापेंटीन आर ऑल कंसिडर्ड रिफामाइसिन्स, अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर मैक्रोसाइक्लिक एंटीबायोटिक्स. तो ये क्या हैं? ये बेसिकली स्ट्रक्चरली रिलेटेड मैक्रोसाइक्लिक एंटीबायोटिक्स हैं विच आर फर्स्ट लाइन ऑरल एजेंट्स फॉर ट्यूबरकुलोसिस, जिनको फर्स्ट लाइन ड्रग के तौर पे यूज़ किया जाता है to treat tuberculosis. Rifampin has broader antimicrobial activity than isoniazid and can be used as part of treatment for several different bacterial infections. Rifampin broader antimicrobial activity इसकी होती है as compared to isoniazid, और ये जो है बहुत सारे डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है. बिकॉज रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स rapidly emerge during monotherapy, it is never given as a single agent in the treatment of active tuberculosis. क्योंकि जब भी मोनोथेरेपी की जा रही होती है, मोनोथेरेपी मीन्स कि आप एक ही ड्रग से जो है वो इन्फेक्शन को ट्रीट कर रहे हो, तो जब भी मोनोथेरेपी दी जाती है तो इट समटाइम्स लीड टू रेजिस्टेंस. तो ये क्या करती है? रेजिस्टेंस कॉज कर देती है. तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए रिफेम्पिन जो है वो कभी भी मोनोथेरेपी सिंगल एजेंट के तौर पर नहीं लगाई जाती, नहीं दी जाती. हमेशा इसको किसी ना किसी कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है फॉर एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस. Mechanism of action: rifampin blocks RNA transcription by interacting with the beta subunit of माइकोबैक्टीरियल DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज. तो जो DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज होता है ऑब्वियसली जिसने RNA ट्रांसक्रिप्शन करनी होती है, तो उसका जो बीटा सब यूनिट होता है उसको क्या कर दिया जाता है, उसके साथ इंटरेक्ट कर लेती है रिफेम्पिन, और फिर जो है वो आपकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती, पॉलीमरेज अपना RNA पॉलीमरेज अपना वर्क नहीं करता, और इससे क्या होता है कि आपकी जो स्लाइड मूवनी की फर्दर जो ट्रांसक्रिप्शन है वो रुक जाती है. तो रिफेम्पिन ब्लॉक्स RNA ट्रांसक्रिप्शन बाय इंटरेक्टिंग विद द बीटा सब यूनिट ऑफ माइकोबैक्टीरियल DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज. What is its antimicrobial spectrum? Rifampin is a bactericidal for both intracellular and extracellular mycobacteria. Rifampin जो है वो बैक्टीरियासाइडल है. ये क्या करता है? बैक्टीरिया को किल कर देता है फॉर बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर माइकोबैक्टीरिया, जहाँ कहीं पे भी सेल के अंदर हो या सेल के बाहर हो, इंक्लूडिंग M. tuberculosis and NTM such as M. canasi and Mycobacterium avium complex MAC. It is effective against many gram-positive and gram-negative organisms and is used prophylactically for individuals exposed to meningitis caused by meningococci और Haemophilus influenza. तो जो रिफेम्पिन है ये इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर दोनों जगहों पे ट्रीट कर सकती है, दोनों जगहों पे बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट देती है, ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट देती है, एनटीएम के अगेंस्ट देती है, कनासी के अगेंस्ट देती है और मैक के अगेंस्ट देती है. ये सब जो है बैक्टीरियल स्पीशीज़ हैं जिनके अगेंस्ट जो है वो एंटीबैक्टीरियल एंटीमाइक्रोबियल स्पेक्ट्रम इसका एग्जिस्ट करता है. इसके अलावा ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स पे भी अच्छा इफेक्ट कॉज करती है, उनके अगेंस्ट भी अच्छा काम करती है. प्रोफाइलेक्टिकली भी इसको एडमिनिस्टर किया जाता है इन केस ऑफ मेनिंजाइटिस जो कि मेनिंजोकोकाई की वजह से कॉज हो रहा हो, या हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा. रिफेम्पिन ऑल्सो इज़ हाईली एक्टिव अगेंस्ट एम लेप्राई. रिफेम्पिन जो है वो एक एम लेप्राई एक और अदर ऑर्गेनिज्म है, उसके अगेंस्ट भी बहुत अच्छा इफेक्टिव वर्क करती है. रेजिस्टेंस क्या है इसकी? रेजिस्टेंस टू रिफेम्पिन इज कॉज्ड बाय म्यूटेशंस इन द एफिनिटी ऑफ द बैक्टीरियल DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज जीन फॉर द ड्रग. रेजिस्टेंस कॉज होती है रिफेम्पिन की ड्यू टू द म्यूटेशंस. जब कभी भी बैक्टीरिया ख़ुद को म्यूटेट कर ले
तो उससे क्या होगा कि जो एफिनिटी है इस ड्रग की डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के लिए वो अल्टर हो जाती है। वो जब उसके साथ बाइंड नहीं करता या उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करता ड्रग, तो फिर क्या होता है कि दैट लीड्स टू रेजिस्टेंस, बिकॉज द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैन वर्क effectively without the hindrance causing by rifampin. Okay, next, pharmacokinetics. Absorption is adequate after oral administration. Distribution of rifampin occurs to all body fluids and organisms. इसके absorption जो है वो oral administration से अच्छी खासी होती है, adequate होती है। फिर इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑल ओवर द बॉडी फ्लूइड्स में होती है, अच्छी होती है। कंसनट्रेशन अटेन्ड इन द CSF में भी हो जाती है, और वेरिएबल, बट वो वेरिएबल होते हैं ऑफन 10% टू 20% ऑफ ब्लड कंसनट्रेशन, और वो थोड़े कम ही होते हैं ब्लड कंसनट्रेशन से। ब्लड कंसनट्रेशन का 10% या 20% जो है वो CSF में पाया जाता है, डैट इज cerebrospinal fluid. The drug is taken up by the liver and undergoes enterophatic recycling. Rifampin can induce hepatic cytochrome P450 enzymes and transporters, leading to numerous drug interactions. Rifampin जो है वो इंड्यूस कर सकता है हेपेटिक साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स को और ट्रांसपोर्टर्स को, जिसकी वजह से है वो न्यूमरस ड्रग इंटरेक्शंस जो हैं वो हो सकते हैं। ड्रग के इंटरेक्शंस और भी बहुत सारी जगहों पे और भी बहुत सारी चीज़ों के साथ हो सकते हैं विद इन द पेशेंट and different molecules with different molecules etc. Unrelated to its effects on cytochrome P450 enzymes, rifampin undergoes autoinduction, leading to a shortened elimination half-life over the first 1 to 2 weeks of dosing. rifampin जो है वो साइटोक्रोम P450 पे तो अपना इफ़ेक्ट कॉज कर ही रहा है, बट उसके साथ साथ जो है वो ऑटो इंडक्शन भी ये कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी हाफ लाइफ जो है वो कम हो जाती है और इसकी एलिमिनेशन जो है वो फास्टर हो जाती है। और ये जो है 1 to 2 वीक्स जो डोजिंग के होते हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है। एलिमिनेशन ऑफ रिफैम्पिन एंड इट्स मेटाबोलाइट्स इज़ प्राइमरीली थ्रू द बाइल एंड इनटू द फेसेस। ये प्राइमरीली कैसे होता है? बाइल की वजह से होता है, लिवर में होता है, और इस वजह से ये जो रिमूव होता है, एक्सक्रीट होता है थ्रू फीसिस, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, पेशेंट की बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। अ स्मॉल परसेंटेज इज़ क्लियर्ड इन द यूरिन, कुछ बहुत थोड़ी सी परसेंटेज होती है जो कि यूरिन में एक्सक्रीट होती है। नोट करने की बात है यहाँ पे कि यूरिन, फेसेस एंड अदर सिक्रीशंस हैव एन ऑरेंज रेड कलर। तो जो लोग भी रिफैम्पिन यूटिलाइज़ कर रहे होंगे उनके यूरिन और फेसेस का कलर जो है वो ऑरेंज रेड होगा। सो पेशेंट शुड बी फोरवार्न्ड, पेशेंट्स को पहले से ही वार्न कर दिया जाता है। टीयर्स में इवन स्टेन सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज ऑरेंज रेड। टीयर्स जो हैं वो भी आपके लेंसेज को, जो कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं उनको ऑरेंज रेड कलर दे सकते हैं। टीयर्स में भी ऑरेंज रेड कलर थोड़ा सा प्रोड्यूस हो सकता है। मेटाबोलाइट्स अपीयर इन द बाइल, ऑरली आप इसको एडमिनिस्टर करते हो और इट अपीयर्स 1/3 ऑफ डोज अपीयर्स टू बी इन यूरिन। व्हाट आर इट्स एडवर्स इफेक्ट? रिफैम्पिन इज़ जनरली वेल टॉलरेटेड। रिफैम्पिन जो है वो वेल टॉलरेट है, बॉडी इसको अच्छा टॉलरेट कर जाती है। द मोस्ट कॉमन एडवर्स रिएक्शंस इंक्लूड नॉजिया, वॉमिटिंग एंड रैश। जो इसके मोस्ट कॉमन एडवर्स रिएक्शंस है उसमें आती है नॉजिया आती है, उसमें वॉमिटिंग आती है और उसमें रैशेज़ आते हैं। हेपेटाइटिस एंड डेथ ड्यू टू लिवर फेलियर आर रेयर। ये बहुत रेयर है कि लिवर फेलियर हो जाए या कोई हेपेटाइटिस या इस तरह की कोई डिजीज़ हो जाए जिसकी वजह से डेथ हो जाए। हाउएवर द ड्रग शुड बी यूज्ड जुडिशियली इन ओल्डर पेशेंट्स, एल्कोहलिक्स और दोज विद क्रोनिक लिवर डिजीज़। बट इसका ये मतलब नहीं है कि रेयर है हेपेटाइटिस और लिवर फेलियर वगैरह होना तो हम जो है इसको ऐसे ही एडमिनिस्टर करते रहें। नो, इट्स यूज़ शुड बी जुडिशियस। इसका जो यूज़ है वो बहुत ही मुनसिफाना होना चाहिए, ख़ास तौर पे उन लोगों में जो ओल्ड पेशेंट्स हैं, जो उम्र में ज़्यादा हैं, जो एल्कोहलिक्स हैं, जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, एंड दोज हु हैव क्रोनिक लिवर डिजीज़, जिनमें कोई बहुत ही देरीना, बहुत ही देर से कोई लिवर डिजीज़ चलती आ रही है। देयर इज़ अ मॉडेस्ट इंक्रीज इन द इंसिडेंस ऑफ हेपेटिक डिसफंक्शन व्हेन रिफैम्पिन इज़ को एडमिनिस्टर्ड विद आइसोनाइजिड एंड पायराजिनामाइड। रिफैम्पिन के मॉडेस्ट इंक्रीज़ हो जाता है इंसिडेंस ऑफ हेपेटिक डिसफंक्शन में जब रिफैम्पिन को एडमिनिस्टर किया जाता है आइसोनाइजिड के साथ या पायराजिनामाइड के साथ।
जब पायराजिनामाइड और आइसोनाइजेट के साथ रिफेम्पिन ली जा रही है किसी पेशेंट में, तो उसमें जो हेपेटिक डिसफंक्शन के चांसेस, लिवर डिसफंक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं. व्हेन रिफेम्पिन इज़ डोज्ड इंटरमिटेंटली, जब रिफेम्पिन को इंटरमिटेंटली जो है वो दिया जाता है, इंटरमिटेंटली यानी कि वक्फों से दिया जाता है, स्पेशली विद हायर डोजेज, और ख़ासतौर पे हायर डोजेज दिए जाते हैं, अ फ्लू लाइक सिंड्रोम कैन अकर. एक फ्लू लाइक सिंड्रोम हो सकता है विद फीवर, चिल्स एंड माइलाइगिया. समटाइम्स एक्सटेंडिंग टू एक्यूट रेनल फेलियर, उसकी वजह से जो है वो एक्यूट रेनल फेलियर भी हो सकता है, हेमोलाइटिक एनीमिया भी हो सकता है, और शॉक भी हो सकता है. ड्रग इंटरेक्शंस क्या हैं? बिकॉज रिफेम्पिन इंड्यूसेस अ नंबर ऑफ फेज 1 साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स एंड फेज 2 एंजाइम्स, इट कैन डिक्रीज द हाफ लाइफ ऑफ को एडमिनिस्टर्ड ड्रग्स. उसकी वजह से क्या होता है कि जो को एडमिनिस्टर्ड ड्रग्स हैं उनकी हाफ लाइफ को रिड्यूस कर देता है और मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देता है. दिस में नेसेसिटेट हाई डोजेज ऑफ को एडमिनिस्टर्ड ड्रग्स. इसकी वजह से जो है वो ज़रूरी हो जाता है कि जो को एडमिनिस्टर्ड ड्रग ली जा रही हैं को एडमिनिस्ट्रेशन में, उन ड्रग्स की डोजेज को बढ़ा दिया जाए. अ स्विच टू ड्रग्स लेस अफेक्टेड बाय रिफेम्पिन, और उन ड्रग्स की तरफ स्विच कर जाना चाहिए जो कि रिफेम्पिन से जो है वो लेस अफेक्ट होती हैं, जिन पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता रिफेम्पिन का, और रिप्लेसमेंट ऑफ रिफेम्पिन विद रिफाब्यूटिन, या फिर आप रिफेम्पिन को ही रिप्लेस कर दें विद रिफाब्यूटिन. सो HIV प्रोटीज इनहिबिटर्स, मेथाडोन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हैं, और रिफेम्पिन जो है वो पॉजिटिवली एक्ट करती है, जिसकी वजह से मेटाबोलाइट जो हैं उनका जो काम है वो स्पीड अप हो जाता है, मेटाबोलाइट्स बनना स्पीड अप हो जाते हैं. These are the references for today's lecture.